आज चर्चा करेंगे चुनावी एजेंडे की हकीकत। दरअसल चुनावी एजेंडे में क्या हकीकत है, क्या असलियत है, क्या फसाना है और क्या जो वोटर्स हैं उनके सामने रखा जाता है, ये भी समझने की जरूरत है। अभी तक आपने देखा होगा कि लोकसभा चुनाव और उसके बाद जो विधानसभा के जो चुनाव हुए हरियाणा में और जम्मू कश्मीर में, वहां लाल किताब लेकर यानी कि संविधान की किताब लेकर जो घूमने वाले लोग थे वो आप देख सकते हैं, उसको लेकर खूब चर्चा हुई थी। राहुल गांधी सहित इंडिया गठबंधन के नेताओं ने संविधान खतरे का एजेंडा बनाकर लोगों के बीच में भ्रम फैलाने की जी तोड़ कोशिश की थी। हरियाणा में भाजपा की सरकार की शपथ लेने के बाद चंडीगढ़ में एनडीए के मुख्यमंत्रियों की बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि इतिहास में पहली बार जम्मू कश्मीर की सरकार ने भारत के संविधान की शपथ ली है। आर्टिकल 370 और 35A हटने के बाद ही ऐसा संभव हो पाया है। अब सवाल यह है कि जो लोग हर चुनावी सभा में संसद और संसद के बाहर संविधान की दुहाई देते रहे, संविधान की लाल किताब रखकर उनका रक्षक बताते रहे, उन्हें जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान को हाशिए पर डाले जाने को लेकर कभी चिंता क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं इस बात की चिंता हुई कि वहां पर दो विधान हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत के संविधान में आजादी के बाद पहली बार नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा की शपथ ली। भारत के संविधान की, ध्यान रखिएगा, जबकि अब तक की सरकारें राज्य के विधान की शपथ लेते रहे थे। जो लोग पूछते हैं कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटने से क्या बदला, उनके सामने यह तस्वीर है। उनके सामने 15 SC और ST कोटे के विधायक हैं जो कभी मुख्यधारा में जिनको लाने की कोशिश नहीं हुई। जो लोग आरक्षण खतरे में की बात करते थे उन्होंने कभी इसकी बात नहीं की, और आज 15 SC ST कोटे के विधायक हैं जो ये संविधान लागू होने के बाद वहां पर अब विधानसभा में बैठ सकेंगे। लाखों वोटर्स ऐसे हैं जिन्हें पहली बार आजादी के बाद जम्मू कश्मीर के चुनाव में मतदान का अवसर मिला है। यह भी समझने की जरूरत है। क्या बाबा साहब के संविधान को लेकर कभी एजेंडाधारी नेताओं ने इसकी चिंता की? चंडीगढ़ के एनडीए की बैठक में गृह मंत्री अमित शाह ने एक प्रस्ताव रखा कि 2025 में हम चर्चा करेंगे कि कैसे आपातकाल लगाकर लोकतंत्र की हत्या की गई थी। आपको याद होगा कि लोकतंत्र की हत्या जिसको कहा जा रहा है, काला दिवस जिसको बताया जाता है, कि किस तरह से आपातकाल में लोकतंत्र को रौंद दिया गया था। कथनी और करनी में कितना फर्क है, इसकी बानगी हरियाणा के वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय यादव ने दिया है। चुनावी सभा में जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक की बात करने वाले राहुल गांधी अपने ओबीसी नेताओं को क्यों हाशिए पर रखते हैं, इसका जवाब उनके पास नहीं है। हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कैप्टन यादव ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। आरोप है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने न सिर्फ उनके नाम का ओबीसी विभाग का उन्हें अध्यक्ष केवल नाम मात्र का बना रखा था। उन्होंने कहा कि मेरे कांग्रेस को छोड़ना मेरे लिए कठिन था, क्योंकि 70 साल से कांग्रेस का उनके परिवार से नाता रहा है। कांग्रेस से नाराज ऐसे कई बड़े चेहरे हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है। तो ऐसे में जो तमाम बड़े नेता राहुल गांधी समेत जो दावा करते हैं उसमें कितना दम है, यह भी समझने की जरूरत है। और सवाल यह है कि राहुल गांधी विदेश में आरक्षण खत्म करने की बात का समर्थन करते हैं, लेकिन चुनावी सभाओं में आरक्षण छीने जाने का मुद्दा बनाते हैं। 50% कैप को तोड़ने का वादा करेंगे चुनावी सभाओं में। उससे भी बड़ा सवाल है कि कांग्रेस शासित राज्यों में आबादी और हक की बात नहीं करेंगे, लेकिन दिल्ली में अफसरों की जात ढूंढते हैं। जाहिर है, भ्रम की सियासत का जब जवाब मिलता है तब एजेंडे और हकीकत में जो अंतर है उसका पता चलता है। और आइए देखते हैं कि इस पर क्या कुछ कहना है जो तमाम नेता हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पूरे विषय पर। Swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance, that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of the state as by the law established, to the Constitution of the state as by law established. I, Omar Abdullah, do swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established, that I will uphold the sovereignty and integrity of India, that I will faithfully and conscientiously discharge my duties as Chief Minister for the Union Territory of Jammu and Kashmir. तो ये अंतर, अंग्रेजी में शपथ ली गई है, लेकिन ये अंतर आपने समझा होगा। एक जो पहली शपथ ली गई थी जो 2009 की थी, उमर अब्दुल्ला ने लिया था। उन्होंने राज्य के विधान की शपथ ली थी कि मैं इस राज्य के, जम्मू कश्मीर राज्य के विधान की शपथ लेता हूं। और अगली बार उन्होंने जब शपथ ली तो उन्होंने कहा कि आई स्वेयर इन द नेम ऑफ गॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उन्होंने भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा रखने की शपथ ली। तो ये अंतर आया है 370 बदल के हटने के बाद, 35A हटने के बाद। इस पर क्या कुछ कहते हैं जेपी नड्डा, आइए उनको भी सुनते हैं।
जो जम्मू कश्मीर में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम हुआ, वह कार्यक्रम भारत के संविधान के तहत पहली बार आज़ाद भारत में हुआ। यह बताता है संविधान की ताकत और यह बताता है धारा 370 का एब्रोगेशन का अर्थ क्या होता है। इसके पहले ओथ टेकिंग शपथ ग्रहण कार्यक्रम वो जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत होता था। पहली बार आज़ाद भारत में मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में भी शपथ ग्रहण समारोह भारत के संविधान के अनुरूप हुआ। तो अंतर देश की जनता भी समझ रही होगी। फिलहाल इस पूरे विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ सैयद जवाद जुड़े हुए हैं, जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस के समर्थक माने जाते हैं, और बहुत स्वागत है आपका। बीजेपी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़ेंगे। हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर जुड़े हुए हैं। विनोद जी, जब हम चुनाव की बात करते हैं, एजेंडे की बात करते हैं, तो एजेंडा तय करते समय शायद निश्चित तौर पर यह सोचा जाता है कि वोटर्स को वो एड्रेस कर सके, लेकिन ये भी समझने की ज़रूरत है कि दरअसल जब हम जो फेक नैरेटिव अगर गढ़ते हैं तो वो बूमरैंग भी करता है, पलटकर हमारे सामने आता है, क्योंकि फिर वो जनता को समझ में आ जाता है कि आखिर किसने क्या कहा था और सच क्या है। निखिल, ये जो रिपोर्ट आपने दी है अभी, और खास करके जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का ये दोनों जो आपने दिखाया है एक विंडो में, ये समझने की ज़रूरत है। जो समझने की ज़रूरत है, जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि ये एक इतिहास बनता हुआ लोगों ने देखा है। आज़ादी के 75 साल के बीत जाने के बाद मुझे लगता है कि भारत के तीसरी पीढ़ी ने ये देखा है कि भारत का संविधान कैसे जम्मू कश्मीर में लागू हुआ है पूर्णतः। इसको अगर आप संविधान की रक्षा नहीं मानते हैं, इसको अगर आप एक संविधान के प्रति सम्मान और संविधान के प्रति एक निष्ठा, इसके बदले में अगर आप वो लाल किताब पॉकेट में लेके और पूरे इलेक्शन कैंपेनिंग में राहुल गांधी ये घूमते हुए दिख रहे थे कि संविधान खतरे में है, तो डेफिनेटली ये कहा जाएगा या तो ये लाल किताब उन्होंने पढ़ा नहीं है, या सिर्फ लाल किताब और उस संविधान के नाम पे सिर्फ एजेंडा चला रहे हैं। क्योंकि पिछले 60 साल तक जिस कांग्रेस पार्टी की वहाँ हुकूमत रही हो सेंटर में, और कांग्रेस पार्टी के ही अलायंस से लेके और कांग्रेस पार्टी के ही सहयोग से वहाँ सरकार अब्दुल्ला परिवार की चलती रही हो, वहाँ भारत का संविधान क्यों नहीं लागू हुआ? अगर ये संविधान के पर सवाल नहीं उठा तो शायद मुझे नहीं लगता कि उनको कोई हक बनता है यह बात कहने की कि संविधान खतरे में है। रही बात जब आप कह रहे हैं कि एजेंडा और हकीकत का, तो ये दोनों के बीच का आप अंतर साफ देख लीजिए। 2024 का जो पूरा इलेक्शन कैंपेनिंग था इंडिया गठबंधन का, वो इसी नैरेटिव पे था। संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, आरक्षण खतरे में है, आबादी और हक की बात करते हुए राहुल गांधी का नैरेटिव पूरे सोशल मीडिया पे एक तरह से आप कहिए कि लोगों में किस तरह का भ्रम फैला रहा था। और जब इसकी हकीकत आपने जो अपनी रिपोर्ट में बताई कि एक बड़े लीडर जी एआईसीसी के कैप्टन अजय यादव हैं हरियाणा के, वो ओबीसी के विभाग के अध्यक्ष हैं, और वो कहते हैं कि भाई हमको तो नाम का बना रखा था, हमारी तो कभी सुनी नहीं गई, कभी राहुल गांधी या कभी आला कमान ने कभी परवाह ही नहीं की हमारी। तो अब सवाल ये है कि यहाँ दिल्ली में बैठ के आप अफसरों की जात गिनते हैं, और एक हरियाणा में एक ओबीसी का इतना बड़ा कद्दावर लीडर जिसको आपने राष्ट्रीय ओबीसी का ये अध्यक्ष बना रखा था, उसकी शिकायत थी कि हमारी कभी नहीं सुनी गई, और अंततः उन्होंने रिजाइन कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम से, राहुल गांधी के नाम से उन्होंने चिट्ठी लिख के ये बात दुख जताते हुए कहा कि 70 साल तक हमारा इस परिवार से नाता रहा है, मुझे इस पार्टी को छोड़ते हुए अफसोस हो रहा है। तो जाहिर सी बात है कि सिंपल इस बात को समझने की ज़रूरत है कि आप जो पब्लिक के बीच में नैरेटिव डालते हैं और आप जो करते हैं उन लोगों के साथ, उन वर्गों के साथ, तो इसमें बहुत अंतर दिखता है। इसलिए आपका एजेंडा जो है वो एक में तो चल सकता है, बार बार नहीं चल सकता है। जी, निश्चित तौर पर एक पे चल सकता है, बार बार नहीं चल सकता, और ये जो जनता के सामने आता रहता है। दरअसल सैयद जवाद, जब चुनावों की बात होगी और बात होगी एजेंडा सेट करने की, तो आपने देखा कि लोकसभा चुनावों में जो लाल किताब की बात हो रही, जिसको लेकर राहुल गांधी और उनके पार्टी के नेता, कांग्रेस के जो तमाम नेता हैं, वो जाते रहे थे। जम्मू कश्मीर की याद क्यों नहीं आई थी, और क्यों नहीं ये आया था कि वहां पर संविधान पूरी तरह से लागू क्यों नहीं किया जाना चाहिए? किस तरह से देखते हैं आप इसको? आप एक बार अपना एपरेटस चेक कर लें, जिससे आप जुड़े हुए हैं, उसका म्यूट चेक कर लें। म्यूट
आवाज आ रही है आपको जी जी मेरी? जी, हाँ आ रही है, बोलिए, अब बोलिए। मैं कह रहा हूँ मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की याददाश्त जो है वो थोड़े धीरे धीरे जो है सत्ता के साथ जो है वो कम हो रही। आपने उमर अब्दुल्ला साहब की ओथ सेरेमनी दिखाई, उससे पहले जो है उनकी पुरानी ओथ सेरेमनी दिखाई, मुफ्ती मोहम्मद सईद की क्यों नहीं दिखाई, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी दो ध्वजों के बीच बैठ करके शपथ ग्रहण करवा रहे थे, वो क्यों नहीं चलाई आपने? तो तभी तो बदल दिया, वो क्या काम था? तभी तो बदल दिया उसको। तो उससे पहले क्या कर रहे थे? उससे पहले क्या एजेंडा था? अब ये एजेंडा कौन चला रहा है? इस झूठ का पर्दाफाश हम लोग लगातार करते रहेंगे। एजेंडा तो इनका चलने नहीं देंगे ना हम लोग ने तय कर रखा है। झूठ के पुलिंदे चलाने वाले लोग हैं। उसके बाद जो महबूबा मुफ्ती ने वोट ली थी, जिनके साथ गठबंधन दोबारा रहा, वो कौन सी किस संविधान पर वोट ली थी? मुफ्ती मोहम्मद सईद की वोट मैंने सुनी, लगभग 9 साल पुराना वीडियो इसीलिए निकाल करके सुना। उस वक्त उन्होंने भी वोट जो है, उससे पहले जिसने भी ली थी उसने राज्य के विधान की ही ली थी। उससे पहले जिसने भी ली थी राज्य के विधान की ली थी, और इसी चीज को तो बदला गया, इसी चीज को तो बदला गया। और आप देखिए ना, अब आप देखिए ना कि 2014 में आने के बाद 2019 में 5 वर्ष में इसको बदल दिया, जिसको आप लोग कहते थे कि कभी बदला ही नहीं जा सकता। एक सेकंड रुक जाइए। आप लगातार बोल रहे, जरा सा बोलना हुआ और आपको बर्दाश्त नहीं, मैं तो आप ही की बात कह रहा हूं, मैं तो आप ही की बात को कह रहा हूं ना, जो आपने सवाल पूछा उसी का जवाब दे रहा हूं। वही तो जवाब दे रहा हूं। मिर्चें लग गई क्या अभी? तो और आप मेरे साथ क्यों लड़ रहे हैं? मेरे साथ आप क्यों लड़ रहे हैं? नहीं, इस तरह की भाषा शैली कम से कम इस्तेमाल मत करिए। मुझे क्यों मिर्ची लगेगी? नहीं, देखिए, नहीं, पहले बात आप सुन लीजिए। मैं यहाँ मॉडरेट कर रहा हूँ और मैंने सवाल पूछा, जो चीज मुझे लगा उसका मैंने आपसे प्रश्न पूछ लिया। तब आप इस तरह के सवाल जवाब मेरे साथ निखिल एक मिनट मुझे जवाब देने दीजिए। जब्बार साहब, एक तो आप जिस टोन में और जिस तरह से बात कर रहे हैं, कम से कम ये तरीका नहीं है बात करने का। दूसरा, आप ये समझने की कोशिश कीजिए, और सुनिए, और दूसरा आप समझने की कोशिश कीजिए। आप हमारे सम्मानीय गेस्ट हैं, आप पहले सुनिए, आप सुनिए। आपको हमने बुलाया है, आपको हमने इनवाइट किया है, आपको हमने इनवाइट किया है, आप सुनिए ना पूरी बात सुनिए। पहले आपको मेरी बात सुननी पड़ेगी। हमने आपको इनवाइट किया है, आप इधर उधर की बात करेंगे और फेक नैरेटिव आप फैलाएंगे, तो हम ये अपने दूरदर्शन पे, कम से कम पब्लिक ब्रॉडकास्टर पे आपके फेक नैरेटिव नहीं चलने देंगे। आप पहले सुन लीजिए। नहीं, मैं आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, आप अपने व्यवहार को बदलिए। जवाब थोड़ा सा जेंटलमैन बनने की कोशिश करिए। देखिए, यहाँ पर आपसे बहुत सीधे तरीके से बात की जा रही है। आप आदि हो चुके हैं क्या इस तरह की डिबेट की? एक आदत सी हो गई है कि आते ही सबसे पहले एंकर को बोल लीजिए। आप समझने की कोशिश कीजिए। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, रिस्पेक्टेबल हैं, हमने आपको बुलाया है, आप हमारे गेस्ट हैं, आप समझिए। बोलिए। आप समझने की कोशिश कीजिए। आपने जो बात कही, बोलने दीजिए मुझे सर, बोलने दीजिए, रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप पहले सुनिए। आपने जो बात गलत बात रखी है, आपने जो फेक न्यूज रखी है, मैं उसको थोड़ा करेक्ट कर रहा हूं। बाकी जवाब तो बीजेपी प्रवक्ता देंगे। आप पहले उस करेक्शन को करिए, आपको मैं करेक्शन दे रहा हूं, आप पहले करेक्शन सुनिए। बताइए क्या करेक्शन है? करेक्शन ये है, आर्टिकल 370 और 35A के कारण जम्मू कश्मीर में जो संवैधानिक प्रक्रिया थी उसमें 2 विधान और 2 निशान की बात है। अरे यार, कम से कम समझने की कोशिश तो कर लो भाई। 1 मिनट समझने की कोशिश तो कर लो कम से कम, कि खाली लाल किताब लेके घूमते रहोगे और किताब पढ़ोगे नहीं। नहीं, खाली किताब पॉकेट में रखोगे, पढ़ोगे नहीं, और तब तो यही होगा। अरे कम से कम इसको पढ़ना पड़ता है भाई, लाल किताब को, तब समझ में आती है। मैं आपको उसी लाल किताब से बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश तो करोगे। अरे भाई साहब, आप 1 मिनट समझने की कोशिश करोगे तभी तो बात आप समझ पाओगे। सैयद जवाद, थोड़ा शांत हो जाइए। और ये देखिए, ऐसा है ना, डिबेट में जब आपसे ये कहा जा रहा है, आप सैयद जवाद सुनिए पहले, आप सैयद जवाद सुनिए, बात सुनिए पहले, आप पहले बात सुनिए, पहले आप बात सुनिए। पहली बात तो आप किसी भी इस डिबेट को इतने बैड टेस्ट में मत लेकर जाएं। आप सुनिए पहले, आप नहीं, पहले बात सुनिए आप। अरे पूरी बात तो सुनेंगे आप सुनने को राजी नहीं है, आप केवल सुनाने के लिए आए हैं। आप केवल अपनी बात कहेंगे, दूसरों की बात नहीं सुनेंगे। ये कौन सी बात होती है साहब? नहीं, ये दिस इज इन बैड टेस्ट, दिस इज इन बैड टेस्ट, दिस इज नॉट डन, दिस इज इन बैड टेस्ट, दिस इज नॉट डन। ऐसे किया नहीं जाएगा, ऐसे ना चलेगा, ना ऐसे चलने देंगे। देखिए, नहीं सर, विनोद जी, विनोद जी, 1 मिनट। मैं ये कह रहा हूं कि ऐसा तो कहा नहीं है कि आपको सुनेंगे नहीं, आप भी सुनिएगा।
आप भी सुनिए, उसके बाद जब आपकी बारी आएगी तो बोलिए। और जो ये जो टॉन्ट करके बोलने की आदत है, इसको थोड़ा सुधारिए। अगर किसी जेंटलमैन की तरह से अगर कोई किसी बात को बहुत ही सभ्य तरीके से रखा जा सकता है तो उसी तरह से रखिए। ये दर्शक भी देख रहे हैं, इसलिए दर्शक भी देख रहे हैं, तो लगातार बीच में मत बोलिए। जो जब आपकी बारी आएगी तो आपको कहा जाएगा सुनने के लिए। ठीक है, फिलहाल हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता सिद्धार्थ यादव जुड़े हुए हैं, स्वागत है उनका। सिद्धार्थ यादव, अब आप शांत रहिए, शांत रहिए। ऋषभ तिवारी, माफ कीजिएगा, ऋषभ तिवारी में स्क्रीन पे देखा मैंने। ऋषभ तिवारी जी, स्वागत है आपका। और सैयद जवाद, आपको मौका दिया जाएगा, अभी आप शांत हो जाइए। आपने जिस तरह से इसकी शुरुआत की, दैट वाज रियली इन ए बैड टेस्ट। और ये तरीका नहीं होता है किसी जेंटलमैन का इस तरह से बातचीत करने का, और उसके बाद आप बेशर्मी से हंस रहे थे। दिस इज रियली बैड। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप कम से कम इस बात को समझेंगे कि इस तरह से किसी पब्लिक ब्रॉडकास्टर पर अगर ढंग की डिबेट हो रही है तो अपने पॉइंट को ठीक से रखा जाता है। शांत रहिए, अभी शांत रहिए। आपके पास आऊंगा, जब मैंने कहा है कि आपके पास आऊंगा तो आऊंगा, इसलिए शांत रहिए, धैर्य रखिए। ठीक है सिद्धार्थ यादव, अभी देखिए, अब मैं ये सब कहना नहीं चाहता कि आपकी ऑडियो आउट करें, इसलिए आप शांत हो जाइए। ठीक है सिद्धार्थ यादव, ये जो सारा एजेंडा जिसको सेट करने की बात बार बार कही जा रही है, किस तरह से आप देखते हैं? जब जो सवाल दरअसल अभी सैयद जवाद से पूछा गया था कि ये लाल किताब लेकर घूमने वाले जो लोग थे वो जम्मू कश्मीर में कहां गायब थे, और जो अभी हमने जो तस्वीर दिखाई, ये कह रहे हैं कि आपने आने वाले, जैसे 2014 में जब शपथ ली थी उसके पहले दिन ही क्यों नहीं बदल दिया था? शायद वो यही कहना चाह रहे थे। देखिए, सबसे पहले मेरा नाम ऋषभ तिवारी है सर। जी, मैंने आपको स्क्रीन पर देखकर फिर कहा, वो मेरे पास जो लिस्ट आई थी उसमें हो गया था, मैं माफी चाहता हूँ जी। नहीं, मैं सबसे डीडी न्यूज का धन्यवाद जिन्होंने चर्चा के लिए आमंत्रित किया जी। सर देखिए, चुनाव के समय परसेप्शन सेट करना और उस परसेप्शन पे काम करना और झूठे एजेंडे फैलाना, ये अधिकतर विपक्ष का एक एजेंडा बन गया है। और इस परसेप्शन को तोड़ने का काम हरियाणा की जनता ने भी किया और जम्मू की भी जनता ने किया। बेशक हम वहां सरकार नहीं बनाए, लेकिन बड़े पार्टी के रूप में हम वहां पे जम्मू में उभरे हैं। और जम्मू कश्मीर के अगर ओवरऑल वोट इंटैक्ट की बात करेंगे तो हमारे वोट परसेंटेज भी वहां बड़े हैं। तो ये जैसे चुनाव आता है, एक तो ये खटाखट वाला झूठ जब लोकसभा में पेश किए थे, जो पार्टी सबसे ज्यादा लोकतंत्र की हत्या की हो, जिन्होंने आपातकाल लगाकर इस देश के युवाओं का भविष्य को बेड़ा गर्क किया हो, आज वो संविधान अगर लहराती है तो वो शर्मसार है, वो झूठे रूप को पेश करती है। एक तरफ तो मोहब्बत की बात और दिल में नफरत का बाजार लेकर चलने वाले लोग, मुझे ये नहीं समझ में आता कि इनकी कौन सी मोहब्बत की दुकान है जो 1983 में दंगे करा देती है। इनकी ये कौन सी मोहब्बत की दुकान है, संविधान प्रेम है, जो आपातकाल लगा देते हैं। इनका ये कौन सा संविधान प्रेम है और कौन सा संगठन का स्वरूप है जो हरियाणा में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे को गाली देंगे और दिल्ली में मोदी जी को घेरने के लिए गले मिलाएंगे। तो ये ठगबंधन का जो गठबंधन है, इसको जनता भली रूप से जान रही है। और ये इंडिया में आई के आगे एन के आगे डी के आगे आई के आगे ए के आगे डॉट लगाकर ये अपने चाल चरित्र को ही दर्शाते हैं और कुछ नहीं। इनके बहरूपीयपन से ना तो जनता इनके फंसने वाली है, और आगामी जब चुनाव में अगर इसको देखेंगे, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे झारखंड हो, इनको फिर मुंह की खानी होगी और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत से वहां सरकार बनाएगी। ठीक है, दरअसल विनोद मिश्रा जी, आपने अभी देखा कि जिस तरह से जिस चर्चा की शुरुआत की, उन्होंने कहा कि ये इसको शुरुआत में क्यों नहीं बदल दिया गया, और उन्होंने कहा कि इसके पहले भी जो मुख्यमंत्री थे और प्रधानमंत्री स्वयं वहां मौजूद थे, और इस तरह की जो उन्होंने बात कही। किस तरह से आप इसको देखते हैं कि ये जो सारा एजेंडा है, इसको अभी भी दरअसल भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है कि ये शायद इस बात की उम्मीद करना चाह रहे हैं कि 70 वर्षों तक शासन करने के बाद, 65-70 वर्षों तक, और उनके साथ जो भी घाटी में जब सरकारें बना करती थी जम्मू कश्मीर में, उनके साथ गठबंधन बनाने के बाद वो ये क्या इस बात को झुठलाना चाहते हैं? मैं अगर एक शब्द में कहूं, अगर जब्बार साहब बुरा ना माने, तो ये सीधे सीधे एक शब्द में इसका जवाब है: मुस्लिम तुष्टीकरण। पूरे जम्मू कश्मीर की सियासत को इस तुष्टीकरण के अलावा और कुछ नाम हो ही नहीं सकता। नाम इसलिए नहीं हो सकता कि आपको याद होगा कि आप जब ये बात कर रहे थे, ये बगैर समझे इस बात पे आप पे आरोप लगा रहे थे, हम पे आरोप लगा रहे थे, बगैर समझे इस बात को कि आर्टिकल 370 और 35A जो एक प्रोविजन, एक टेम्पररी स्टेटस बनाया गया था, उसको 70 साल क्यों ढोया गया, ये सवाल का जवाब शायद इनके लोगों के पास नहीं होगा।
लेकिन आर्टिकल 370 को हटने और 35A के हटने के बाद जम्मू कश्मीर का क्या सीन बदला है, इसकी अगर थोड़ी सी वो झलक देख लेंगे तो ये उमर अब्दुल्ला के इस शपथ ग्रहण में देखेंगे। पहली बार जब उमर अब्दुल्ला सब भारत के संविधान के प्रति सच्ची निष्ठा की बात करते हैं तो उनके साथ 15 SC और ST के विधायक भी होते हैं जी। ये SC और ST के विधायक कभी जम्मू कश्मीर विधानसभा में नहीं पहुंचे थे। ये सारे चीजें बदलाव, ये जम्मू कश्मीर में जो लाखों ऐसे लोग हैं, चाहे वो POK के रिफ्यूजी हों, चाहे वाल्मीकि समाज के लोग हों, या ऐसे कई माइग्रेंट्स लोग हों जो जम्मू कश्मीर में अब तक इंतजार कर रहे थे कि उनको वोटिंग राइट तक नहीं मिला था। ये संविधान है जो भारत का संविधान ने उन्हें हक दिलाया है। भारत का संविधान ने उन्हें इस लायक बनाया है कि वो विधानसभा पहुंचे हैं। तो आप किस विधानसभा की बात कर रहे हैं, किस चीज की बात कर रहे हैं कि मोदी जी वहां थे और उन्होंने ओथ सेरेमनी में तारे? उस समय में आर्टिकल 370 35 एग्जिस्ट में था तो मोदी जी वहां क्या करते? तो ये जो आपने एक बैरियर कानूनी ठप्पा लगा के रखा हुआ था, यही तुष्टीकरण है जी। कि आप जम्मू कश्मीर में एक सिचुएशन ऐसा आया है कि वहां डेमोग्राफी चेंज हुए तो आपको स्पेशल स्टेटस चाहिए वहां पे। आप अगर दूसरे स्टेट में, यही सारे स्टेट में होते जाए जहां बहुसंख्यक आबादी घटती जाए, वहां एक स्पेशल स्टेटस की बात शुरू हो जाएगी। ये विधान में जब आप संविधान पॉकेट में रखते हैं तो उसका सम्मान करना भी सीखिए। और उस सम्मान करना तब आप सीखेंगे जब आप किसी ग्रुप को, किसी समुदाय को वोट के नजर से और वोट बैंक बनाने के बजाय जब आप भारत की बात करेंगे, राष्ट्र की बात करेंगे, तो ये सब चीज में एजेंडा में अंतर आपको दिखने लगेगा। जी ऋषभ जी, एक प्रश्न फिर भी उठेगा। एक प्रश्न ये उठेगा कि अभी तक आपने देखा जिस तरह से लोकसभा चुनावों में जब ये कहा जा रहा है कि लाल किताब लेकर घूमते रहे, भले ही उसको नहीं पढ़ा, उसका एक एजेंडा बनाते रहे, नैरेटिव बनाते रहे, लेकिन उस नैरेटिव में थोड़ा ही सही लेकिन कामयाबी जरूर हुई। 53 से 99 सीटों तक पहुंच गए और उसकी वजह से ये रहा कि बीजेपी जिस तरह से जो मार्जिन सोच रही थी जीत का, वो वहां तक नहीं पहुंचा। तो इस तरह के एजेंडा आगे भी सेट करने के लिए तैयार हैं। 2 राज्यों के चुनाव और होने जा रहे हैं, तो ये जो एजेंडा बनाम हकीकत है, कैसे इससे बीजेपी लड़ेगी या एनडीए कैसे लड़ेगा इससे? कुछ है ऐसी रणनीति आपकी? सर देखिए, सर हर चुनाव में विपक्ष जो है टूल किट के माध्यम से जनता को फुल किट बनाना चाहता है। वो चाहता है कि हम नया टूल किट लेकर आए, उन्हें फुल बनाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है सर, हम बेशक चुनाव ना जीत पाए लेकिन हमारी नीतियों में छलना और लोगों को बेवकूफ बनाना नहीं होता है। आज बहुत अच्छा सर ने अभी एक पैमाना आपके सामने रखा कि SC ST के समुदाय के लोग आज जम्मू कश्मीर असेंबली में दिख रहे हैं। तो ये चाहे गुज्जर हो, बकरवाल हो, इन लोगों को भी अधिकार किसने दिलाया? हमारी सरकार ने पहल किया। जो सदियों से वोट नहीं कर सकते तो वह हमने पहल किया। स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की बात हमने करी, G20 हमने वहां पे लेकर गए और 2 भाई बन जाके तो खुलेआम बर्फ के गोले भी खेल रहे थे। जो वहां पे एक डर का माहौल रहता था, भय को हमने खत्म कराया। बेशक हम सरकार में नहीं है लेकिन अब नीतियों में अपने नियत से कभी समझौता हमने नहीं किया सर। अगर हम सत्ता में आते हैं तो सेवा भाव चाहते हैं। जहां तक झारखंड की बात है, झारखंड मेरा होम स्टेट भी आता है और वहां सबसे बड़ा मुद्दा है डेमोग्राफिक चेंज। अगर आप संथाल पढ़ना के अंदर चल जाएंगे तो जिस तरीके से बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देकर एक ललना की तरफ पालार पोसा जा रहा है सरकार के द्वारा, और खासकर आपको ताज्जुब होगा सर कि झारखंड जामताड़ा से मैं आता हूं, वहां साइबर क्राइम इतना बड़ा मुद्दा है, मुझे लगता है कोई शायद ही नाम सुना हो जामताड़ा का, और वहां पे संरक्षण दे रहे हैं वहां से कांग्रेस के विधायक है। उस पैसे को लव जिहाद में तब्दील किया जाता है। और ये मैं कोई फेक बात नहीं कर रहा, ऑन रिकॉर्ड में आपको इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि उनके थाने में जब आप FIR दर्ज देखेंगे तो पिछले 5 सालों में FIR लड़की को भगाने का एक समुदाय के द्वारा ज्यादा दर्ज है और उन गांव से दर्ज है जहां साइबर क्राइम होता है। तो एक तो साइबर क्राइम करना, उस पैसे को यूज करना लव जिहाद के लिए एक बड़ा विषय है जिसको विपक्ष मौन धारण करता है, और जब उस पर कार्रवाई होती है तो कहता है बीजेपी हिंदू मुस्लिम कर रही है। ये तुष्टीकरण की राजनीति का जो टूल किट अपनाते हैं, इससे अब जनता गुमराह नहीं होने वाली। और महाराष्ट्र की भी मैं बात कह देता हूं, जो ये महाअघाड़ी दल बना के निकले हैं कि उद्धव ठाकरे की ही शिवसेना है, वहां के शिव सैनिकों ने उनके परिवारवाद के अत्याचार को सहा है, उस घमंड को तोड़ा है। और जो घमंड इन्होंने 99 सीट को जीत के बनाया था, किसान भाजपा विरोधी, पहलवान भाजपा विरोधी, मैं तो शुरू से कहा हूं कोई एक समुदाय पहलवान का डिसाइड नहीं करेगा पूरा पहलवान विरोध है या नहीं है, या किसान डिसाइड नहीं करेगा एक पर्टिकुलर संगठन। तो इसको परसेप्शन तो तोड़ा है। आने वाला समय
उन नीतियों को चुनेगा जो अंत्योदय मूलमंत्र से निरंतर कार्य कर रही है, और हम पुनः सत्ता में सर आएंगे महाराष्ट्र में, और झारखंड में पूर्ण बहुमत के साथ इस तुष्टीकरण की सरकार को दो उखाड़ फेंकने वाले। ठीक है, तुष्टीकरण की आपने बात कही। विनोद जी, चलते चलते मैं आपसे आखिरी कमेंट्स लेना चाहूंगा। ये तुष्टीकरण की जो सियासत है, ये दरअसल जितना भी फेक नैरेटिव, जितने भी दूसरे जो नैरेटिव्स गढ़े जाते हैं, इसके पीछे का जिसको कहते हैं कि बॉटम लाइन, ये तुष्टीकरण है। क्या कहेंगे आप? निखिल, देखिए, इंपॉर्टेंट है इस चीज़ को समझना कि अगर आपके सामने में एक राष्ट्र का सबसे पहला एजेंडा होता है, तो बाकी सारे एजेंडा जो है वो सारे एजेंडे पे आपको 4 बार सोचना पड़ता है। जो अभी तिवारी जी कह रहे थे, बीजेपी के सामने में अगर एक नेशन सबसे फर्स्ट नेशन का कंसेप्ट है, तो जाहिर सी बात है कि उस एजेंडे को लेके उनको नेशन फर्स्ट, उनके सामने में एक बाधा जरूर सामने में आएगी कि आप उससे आगे नहीं जा सकते हैं। आपने जब सत्ता को फर्स्ट किया है तो आपके सामने में ये नेशन फर्स्ट का कोई दूसरा विकल्प नहीं रहता। तो अब ये दिक्कत क्या है कि अभी जितने भी एजेंडे बन रहे हैं अभी इस दौर में, खास करके सोशल मीडिया के दौर में, उसको ट्रेंडिंग कराया जा रहा है, उसको उसमें फैलाया जा रहा है। आप मुझे बताइए कि आज की तारीख में जो संविधान की रक्षा करने वाले लोग हैं और संविधान की बात करने वाले, दावा करने वाले लोग हैं, मोहब्बत की दुकान कर बताने वाले लोग हैं, क्या बहराइच में एक राम गोपाल मिश्रा की जो इस तरह से निर्ममता की तरह हत्या हुई है, क्या उस पर कोई जवाब, कोई एक भी ट्वीट आपने राहुल गांधी का, आपने उनके कांग्रेस के मीडिया सेल का, आपने अखिलेश यादव का, किसी का आपने देखा है? फर्क कीजिए कि अगर उसके बदले में दूसरे समुदाय के लोग, कोई व्यक्ति होता उस छत पे जिसकी गोली मार के हत्या कर दी जाती, तो आप ये बात देखिए कि पूरी सेना चलती एक तरह से, और वो एक टूरिज्म बन जाता जम्मू कश्मीर का बहराइच इलाका। आज कोई बोलने वाला नहीं है, सन्नाटा है। ये क्यों सन्नाटा है? जब एक व्यक्ति विशेष का जो ह्यूमन राइट है उसकी आप इज्जत करने के बजाय उसको आप दंगाई साबित कर देंगे, और उसमें आपका ये पूरा पॉलिटिक्स, आपका वोट बैंक उसमें ये होगा, तो जाहिर सी बात है आप संविधान की रक्षा नहीं कर रहे हैं। आप संविधान के नाम पे लाल किताब सिर्फ पॉकेट में रखे हुए हैं और सिर्फ एजेंडा चला रहे हैं। तो ये फर्क लोगों ने, कम से कम हरियाणा के लोगों ने इस बार बता दिया है। जम्मू कश्मीर में जम्मू के लोगों ने ये बता दिया है कि एजेंडा और हकीकत में कितना फर्क होता है। ये फर्क कम से कम इस इलेक्शन ने तो जरूर बता दिया है, इस गठबंधन पर इस इलेक्शन ने बता दिया है। और उम्मीद करते हैं कि जो देश की जनता है, जो वोटर्स हैं, वो बहुत समझदार हैं, जिसको कहते हैं कि ये पब्लिक है, सब जानती है। तो पब्लिक सब जान रही है, सब देख रही है, और वो अकॉर्डिंगली उसी हिसाब से डिसाइड करती है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका ऋषभ तिवारी जी और विनोद मिश्रा आपका, और हमारे साथ सैयद जवाद जुड़े थे, जो शायद इस चर्चा को बर्दाश्त नहीं कर पाए और छोड़कर भाग गए। वो भी जो शुरू में जुड़े थे, जितनी उन्होंने इस